तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। हमारा थर्ड चैप्टर है मैथ्स का। इसका भी हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे और इसमें भी जो भी आपकी प्रॉपर्टी फॉर्मूले मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे। और आप लोग कमेंट करके ये बताते रहिए पहले तो वीडियो जो आपने देखे हैं वो कैसे लगे आपको, और आपको क्या और क्या आपकी डिमांड है जो क्लास 12th में मैथ्स को लेके मैं आपकी कंप्लीट करूं, वो सारी चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं जिससे और बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स दो शब्द होते हैं बेटा, एक मैट्रिक्स एक मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। ठीक है, तो कलर पहले देख लेते हैं भाई। इसमें वाइट कर देते हैं, इसमें येलो कर देते हैं। ठीक, एक शब्द आपका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग। बार बार हर वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि आप लोग शायद ये पहला वीडियो देख रहे हो मेरा। हम लोग एक सीरीज चालू की है जिसमें हम लोग पूरे क्लास 12th की मैथ्स का इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, उसमें आपके उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले प्रॉपर्टी उसके रूल्स थ्योरम जो भी होगा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज वीडियो, एक ही वीडियो में एक चैप्टर फिनिश है। ठीक है, तो उसी का ये थर्ड चैप्टर का वीडियो है। ऐसे ही करके एक प्ले लिस्ट मिली होगी, अगर आप प्ले लिस्ट के थ्रू आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं फिर आप चैनल में जाके प्ले लिस्ट देख सकते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन की मैथ्स की क्लास 12th का पढ़ा होगा जिसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इसका जो भी पीडीएफ है, जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे, वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे और पीडीएफ के लिए जो आपको 12th के सारे फॉर्मूले अगर आपको देखना है हिंदी मीडियम में, उसका भी मैंने डाल रखा है फॉर्मूले का नोट्स, तो वो भी आपको उसी चैनल में मिल जाएंगे। हमारे यहाँ बायो के मोहित सर हैं, उनकी भी नोट्स मिल जाएगी। सत्यम सर हैं हिंदी इंग्लिश की। आपको सारे क्लास 12th और 10th की नोट्स अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी और उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है 3, चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बेटा क्या होता है ये डिटेल में समझेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके प्लूरल फॉर्म की बात करें तो होता है मैट्रिसेस। ठीक है, ये इसका प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है मैट्रिक्स का, मैट्रिसेस। ठीक, अब समझते हैं क्या होता है मैट्रिक्स भाई। पहले तो देखो मैट्रिक्स का साइन क्या होता है। ये होता है मैट्रिक्स का साइन। इसके अंदर जो भी आप एलिमेंट्स लिखते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये होता है। इसके अंदर जो भी आप एलिमेंट्स लिखते हैं, ये एलिमेंट्स या एंट्रीज वो लिखते हैं, उनका ऑर्डर होता है। ऑर्डर को रो मल्टीप्लाई कॉलम के रूप में हम लोग शो करते हैं। ठीक, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, आप वीडियो देखते रहिए। तो ये मैट्रिक्स का हमने साइन बना दिया है। और इसके ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखते हैं m मल्टीप्लाई n। अब इसमें मैंने दो शब्द अभी बोले थे, एक बोला था मैंने रो, एक बोला था मैंने कॉलम। तो रो और कॉलम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। रो और कॉलम के बारे में मोहित सर, इसको जैसे ये पेंसिल हमने लिया है और इस वो करना है, इसको बढ़ाना है, इसका साइज बढ़ाना है, वो कहाँ से बढ़ेगा? ये जैसे इसको हमने सिलेक्ट किया, इसका पेन से ही हो, पेन से नहीं होता, ये यहीं से रहता है। नहीं वहां से नहीं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम रो की बात करें तो जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो हमारी हॉरिजेंटल लाइंस होंगी ये हमारी रो कहलाती हैं। क्या कहलाती? रो कहलाएंगी। ये अगर हम बात करें हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारी रो 1 होगी, ये हमारी रो 2 होगी, ये हमारी रो 3 होगी। ऐसे ही करके हम आगे भी और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती हैं वो मैट्रिक्स के लिए रो कहलाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं रो। ठीक है, और अगली बात अगर हम समझे जो मैंने अभी यूज किया था कॉलम की बात, तो कॉलम क्या होता है बेटा, जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, जो भी हमारी वर्टिकल लाइन होती हैं, जो भी हमारी वर्टिकल लाइन होती हैं इनको हम लोग कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं बेटा? कॉलम कहते हैं इनको, इनको बोलते हैं कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे ही करके चला जाएगा। ठीक है, अब हम इनके बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं। मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, तो ऑर्डर की बात करें तो m मल्टीप्लाई n के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे m हमारा नंबर ऑफ रो है, ये क्या है? नंबर ऑफ रो है। एंड n की बात करें तो ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ
कॉलम। ठीक है, ये मैट्रिक्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप सबको पता होना चाहिए। नहीं, इसके बजाय अगर ये आपको नहीं पता होगा तो मैट्रिक्स के सारे प्रॉब्लम सम जो आप सॉल्व करेंगे उनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया। जहाँ पे ऐसे जो आपको हॉरिजेंटल लाइन में जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे बेटा, वो रो होगी, जो हॉरिजेंटल में होगी रो होगी, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो क्या होगा, कॉलम होगा। इसके अंदर जितने भी नंबर्स या वैल्यूज या वेरिएबल कुछ भी लिखे होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे मैंने कोई ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे डी लिखा, ई एफ जी एच आई, ये जो आपके एंट्रीज मैंने लिखी हैं, ये जो एंट्री मैंने लिखा है ए बी सी, इन्हीं को हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, समझ गए। ये ए बी सी किस में है, रो में है बेटा। ए डी ई जी किस में है, ये कॉलम में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतना ही नोट्स में लिखा होगा, एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो भाई, अब मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन, जो मैंने बताया। देखो इसका साइन जो होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। इसमें लिखे हुए सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये पॉइंट हो गया। द नंबर्स और द फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज। ये क्या है, एंट्रीज है। स्पेलिंग यहाँ पे सही करेंगे, एंट्रीज लिखा हुआ है। क्या लिखा है, एंट्रीज, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर जो ए बी सी डी हमने लिखा है, इनको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या फिर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं अगर आपको समझना। मैंने मैट्रिक्स के बारे में फुल्ली एक्सप्लेन किया है, सब चीज़ें क्या हैं। ये क्या है बेटा, मैंने अभी बताया है, ये आपके एलिमेंट्स हैं। क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। इन्हीं को हम लोग एंट्रीज भी बोल सकते हैं, एंट्रीज हैं। ठीक, और इनकी पोजीशन होती, पोजीशन कैसे होती वो भी अभी हम आपको शो करके दिखा रहे हैं। ये चीज़ें समझ गए आप। यहाँ पे भी देखो मैंने लिखा है रो है, ये रो 2 है, रो 3 कॉलम, सब कुछ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैव m रोज एंड n कॉलम देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m मल्टीप्लाई n। और लिखते कहाँ पे हैं, नीचे लिखते हैं। तो आई थिंक आपको मैट्रिक्स के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धीरे धीरे सुनते सुनते मैट्रिक्स चैप्टर इतना ईजी लगने लगेगा कि आप सबसे ईजी चैप्टर मानेंगे क्लास 12th में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, सिंपल सी बात है। देखो, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम करोगे तो आपके टोटल एलिमेंट्स आपको पता चल जाएंगे। हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, सो दीज आर द m मल्टीप्लाई n। ठीक, समझ गए पूरी बात को। अगर m मल्टीप्लाई n कर दोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखो नोट लगा के मैंने लिखा है, मैं समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कि आपकी पोजीशन क्या रहनी चाहिए। पोजीशन क्या रहेगी, कैसे मैट्रिक्स होगा। कोई भी मैट्रिक्स हमने ले लिया, एक मैट्रिक्स लिया, और इस मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट्स की पोजीशन बतानी। तो पहले ये देखो m मल्टीप्लाई n लिख दिया। यहाँ पे कोई एलिमेंट्स होगा बेटा तो इसकी पोजीशन कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। पोजीशन लिखने में भी ऑर्डर में जो लिखते हैं रो मल्टीप्लाई कॉलम, वैसे ही एलिमेंट्स की अगर पोजीशन लिखेंगे तो उसमें भी रो मल्टीप्लाई कॉलम ही लिखेंगे। तो भैया इसकी रो बताइए आप लोग क्या होगी, तो हम कहेंगे सर रो तो इसकी 1 है तो रो 1 है। इसका कॉलम बताइए तो कॉलम इसका 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 1। क्या लिख सकते हैं, 1 1। इसका पोजीशन 1 1, इसके रो भी कौन सी है, 1 है, और कॉलम भी क्या है, 1 है। तो पोजीशन लिखने का तरीका 1 1। दूसरे एलिमेंट की अगर बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा एलिमेंट ए, इसकी रो कौन सी बेटा 1, कॉलम कौन सा है, कॉलम इसका 2 है तो इसलिए 1 2। ठीक है, थर्ड एलिमेंट्स अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे ए, फर्स्ट कलर चेंज कर दे रहे हैं, देखो समझो बात को। देखो भाई इसका थर्ड एलिमेंट्स लिख रहे हैं ए, इसके लिए रो 1 है, कॉलम क्या है इसका 3। रो 1 है, कॉलम क्या है 3 है। सर देख लीजिए ऊपर कट तो नहीं रहा है, कट रहा है क्या, रो कॉलम वाला ना, ठीक है। तो ऊपर देखो कट रहा होगा, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं, अब दिख रहा है, ठीक है। ये आपके कॉलम 1 2 3 हो गए, रो देख दिए, रो 1। फिर अगला अगर हम बात करें तो रो 2 आएगा,
ऐसे ही करके रो 3 जितना भी मन चाहे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगला एलिमेंट्स होगा उसके लिए रो चेंज हो गई, 2 हो गई, कॉलम क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, उसके बाद अगला एलिमेंट्स आएगा तो उसके लिए रो आपकी क्या हो जाएगी, रो हो गई 2 और कॉलम भी हो गया 2। थर्ड एलिमेंट्स अब आपके पास आया तो उसके लिए बेटा थर्ड एलिमेंट्स आया उसके लिए रो आपकी 2 और कॉलम 3। आई होप कि आपको पोजीशन लिखना आ गया होगा एलिमेंट्स की इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स या एंट्रीज की पोजीशन लिखना है या पोजीशन देख के आपको मैट्रिक्स में उस एलिमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करते हैं वो हमने समझा दिया। ठीक, ये आप देखेंगे, एक्सप्लेन किया है, समझ जाएंगे। और इसको यहाँ पे भी बताया है, सारी पोजीशन बता दिया है मैंने, सारी पोजीशन यहाँ पे बताई है कैसे लिखना होता है। ठीक, इसकी पोजीशन मैंने यहाँ पे बता रखी है कैसे आपको लिखना है। ठीक, ए आई जे का फॉर्म क्या होता है, देखो इसमें लिखा है इट शोज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। यही बता रहे थे कि अगर कहीं पे ए आई जे लिखा है इट मीन्स ए नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम है। आपको कहीं पे लिख गया बेटा ए 2 3 तो आप बता देंगे रो कौन सी है 2, कॉलम कौन सा है 3, आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे आपके मैट्रिक्स में। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको बताएगा, ऑर्डर पेयर दे देगा। ठीक है, ऑर्डर बता देगा मैट्रिक्स का और ए आई जे का कोई ना कोई फॉर्मूला बता देगा। अभी मैं उसका एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको, उससे आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होगा। कैसे करेंगे अभी समझाते हैं। तो यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई जो इस पेज में लिखा हुआ है। आपको पीडीएफ पूरा टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला देखो इसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो पहले कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स का अगर फॉर्मूला आया, क्वेश्चन पूछा तो कैसे करेंगे पहले वो एक बार समझ लेते हैं। नहीं आप लोग कहोगे सर समझ में नहीं आया। यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 multiply 3 by using aij equal I plus j by 2, ये दिया हुआ है। ठीक, आपको यूज क्या करना है, ए आई जे इक्वल आई प्लस जे बाई 2 का यूज करके आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर आपके पास दिया है 2 multiply 3। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले रो हमको कितनी पता चल गई, नंबर ऑफ रो की बात करें तो 2, नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए बेटा 3। ठीक, ये बात समझ गए। अब तुरंत मैट्रिक्स बनाते हैं, रो बनाना है और कॉलम। तो रो तो हमारी 2 हो गई, 1 और 2, कॉलम बनाने 3, 1 2 एंड 3। यहाँ पे रो हो गया 1, रो हो गया 2, दूसरी रो हो गई यहाँ पे दूसरी रो हो गई। कॉलम की बात करें तो यहाँ पे हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब अगर हमें पहला एलिमेंट्स लिखना है तो जाहिर सी बात है इसकी पोजीशन होनी चाहिए A11। 1 मीन्स क्या हुआ बेटा, A11 इसका कंपेयर करोगे ए आई जे से, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, A11 का मतलब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी क्या है, 1 है। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ इन जनरल की मैट्रिक्स में क्या यूज है, ऑर्डर का क्या यूज है, उसकी पोजीशन का, जो एलिमेंट्स की पोजीशन वगैरह दी हुई है। तो यहाँ पे 1 और 1 रख के इसका यूज करना है, इसको मत भूल जाना, इसके यूज करके ही बनाना है। तो 1 + 1 रखोगे बेटा, अगर इसका यूज करोगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो A11 निकालोगे तो बोलोगे 1 + 1 अपॉन में 2, 2/2 कितना हो गया 1। तो फर्स्ट एलिमेंट्स, इसका आंसर मैं नीचे लिख रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा आ चुका है 1, क्या आ गया 1। सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं, सेकेंड एलिमेंट में तो सेकेंड एलिमेंट हमारा कैसे निकालेंगे, ए यहाँ पे लिख देते हैं पहले एलिमेंट्स A1 2, तो यहाँ निकालना है A12, इट मीन्स I = 1 J = 2। ठीक, और सेकेंड एलिमेंट निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे A12 = 1 + 2 अपॉन में 2, कितना आ गया 3/2, 3/2 लिख देंगे 3/2। समझ में आ रहा होगा। अगला एलिमेंट्स फिर बात करेंगे तो A13, तो 1 3 बेटा देखो अब यहीं से ऐड करो क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ I + J 1 + 3 कितना हो गया 4, 1 + 3 4,
4/2, 4/2 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लिख सकते हो। 4/2 को क्या लिख सकते हो, 4/2 को हम लिख सकते हैं 2, 4/2 को 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने 2 लिख दिया, 4/2 को 2 लिख दिया। ठीक है, 4/2 2 लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट a21, a21 यहाँ पे 2 + 1/2, मतलब 2 + 1 3/2, 3/2। फिर क्या लिखेंगे, a22, 2 + 2/2, 2 + 2/2 क्या हो जाएगा, 4/2, इट मीन्स 2। फिर यहाँ पे आएगा a23, 2 + 3 रखना है बेटा, 2 + 3/2 मतलब 5/2। ये आपका मैट्रिक्स आ चुका है, जो क्वेश्चन ने बोला था कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करिए जिसका ऑर्डर 2 × 3 हो, और यूज किसका करना है आपको, aij = i + j/2। ठीक है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने डिटेल आपको पीछे वाले क्वेश्चन में या पीडीएफ में समझाने की कोशिश की थी, वहां से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपको स्क्रीन में, इसको देख सकते हो, नोट कर सकते हो, समझने के लिए ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं अक्सर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, अब हम लोग चलेंगे सीधे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बट आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन मुश्किल है, बहुत जगह पे आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आना चाहिए। कुछ सिंपल सिंपल से हैं, वो तो बहुत सिंपल ही है। जैसे देखो, एक अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कॉलम मैट्रिक्स मतलब जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन में जितने एलिमेंट्स लिखे होते हैं उसको बोलते हैं कॉलम। ये मैंने बताया मैट्रिक्स में। तो सिंपल याद रखना है, अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात कहेगा तो जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हो, 1, ओनली क्या हो, 1। क्योंकि देखो इसका कॉलम मैट्रिक्स नाम रखने के पीछे देखो क्या मतलब है, कॉलम, ये अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो ये एक आपको वर्टिकल लाइन जैसे दिखेंगे, ये सारे कैसे दिखेंगे, वर्टिकल लाइन जैसे दिखेंगे। और वर्टिकल लाइन हमारे क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इसलिए याद रखना है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हो बेटा, 1 हो। नंबर ऑफ कॉलम अगर 1 है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें लिखा भी हुआ है इट हैज ओनली 1 कॉलम। सेम ऐसे ही आपको अगला मैट्रिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो मिलेगा रो मैट्रिक्स। क्या मिलेगा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल सा, कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसे बोलते हैं रो। तो जो रो के हिसाब से दिखे, रो जैसा दिखे, उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए, 1। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आप जो बोल रहे हैं तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि मैट्रिक्स में केवल एक ही एलिमेंट दिया हो। बिल्कुल हो सकता है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 × 1। तो इसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स भी बोलेंगे और इसे हम लोग रो मैट्रिक्स भी बोलेंगे, इसलिए कंफ्यूजन में मत आना। रो मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो कितने होने चाहिए, 1। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, 1। दोनों हमने लिख दिया है और दोनों का एग्जाम्पल भी है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है, जिससे आपको कंफ्यूजन दूर रहे। थर्ड बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ से इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको समझना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत सिंपल है बेटा, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम दिखाई देगा, नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम दिखाई देगा, वहाँ पे आप उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। सर इसका एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है। 2 × 2 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि कॉलम और रो दोनों कितने हो गए, 2 और 2, इट मीन्स दोनों इक्वल हैं, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। सर दूसरा कोई एग्जांपल, बिल्कुल बेटा देखो, 3 × 3 का ऑर्डर पेयर का अगर कोई मैट्रिक्स है वो भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सर 4 मैट्रिक्स 4 × 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 4 × 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम कहीं पर भी दिखेगा, नंबर ऑफ रो कितना भी हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम भी कितना हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सर क्या एक एलिमेंट्स किसी में लिखा है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, 1 × 1 है, 100% बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी थ्योरी है वो क्या है, नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा डायगोनल की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल देखो, अगर तुम लोग समझो, अगर
तो डायगोनल सबको पता है, अपोजिट वर्टिक्स को मिलाने से जो लाइन बनती है वो डायगोनल होती है, एक समझने के लिए। तो यहाँ पे भी जैसे आपको मैट्रिक्स की बात करें तो एक वर्टिक्स के हिसाब से अगर समझोगे तो ये डायगोनल है, इसमें बात करोगे तो ये क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल का मतलब होगा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए, बट रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। फिर से सुनना, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि डायगोनल में जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। समझो भाई, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एग्जाम्पल आपके नोट्स में भी दिया है, मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ अलग सा, जैसे कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे देना। ध्यान रखना डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक, सपोज करो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ बी, यहाँ पे लिखा हुआ सी। तो मैंने कहा डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दिए हैं, ए बी करके भी दिया है, 2√3-1 भी जीरो दिया है। ठीक, अगली बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात करने वाले हैं बेटा स्क्वायर। ये डायगोनल भी हो गया, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स की किसकी बात, सॉरी स्क्वायर हो गया, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स किसकी बात करेंगे, स्केलर। तो डायगोनल अगर आपको समझ में आ गया तो स्केलर तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ले लीजिए, तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट्स वन हो। क्या हो, फिर से सुनो, डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या हो, वन हो। यहाँ पे अपने डायगोनल बनाया था, इसको अगर हमको स्केलर बनाना है, स्केलर बनाना है तो हम बोल सकते हैं ये स्केलर कब होगा बेटा, जब इसके स्केलर बनाना है तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। जैसे सेम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए, जैसे यहाँ पे ए लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए लिखोगे, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, ए लिखोगे। अगर डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं, सेम टू सेम हो जाएं, तो इसे क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज करो कि मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो ये देखो क्या हो गया, स्केलर हो गया। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए। फिर समझो, मैंने कोई एलिमेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे लिखा मैंने 4, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 4। देखो सारे एलिमेंट्स इसके डायगोनल वाले इक्वल हो गए, ये सारे एलिमेंट्स डायगोनल के क्या हो गए, इक्वल। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर द सेम, देन इट शुड बी कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसे क्या बोलना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स बोलना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, स्केलर भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। नाम से ही पता है, यूनिट से समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल मैट्रिक्स, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू वन हो। कैसे वन हो, उसमें इक्वल थी, इसमें वन हो। यहाँ पे केवल क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। कोई भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल में सब जगह वन आना चाहिए, कोई भी हो आपका 2 × 2 ऑर्डर का आ जाए, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 0, तो इसे क्या बोलेंगे, आई बोल सकते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। ठीक है, आइडेंटिटी भी आपको सबको समझ में आ गया है। अब देखो नेक्स्ट, स्केलर भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गया, यूनिट मैट्रिक्स ये जो मैंने बताया है। इसके बाद जीरो या नल मैट्रिक्स। देखो नाम से ही फेमस है, वो पता चल रहा है, जीरो या नल मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। ठीक है, सारे मैट्रिक्स के अगर एलिमेंट्स जीरो हैं तो उसे बोलेंगे नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, नल या जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल यहाँ पे साफ साफ क्लियरली दिख रहा है, इसलिए दूसरा एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा, जीरो का आइडेंटिटी बता दिया, 0 0 0। देखो सारे मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या हैं भाई, जीरो हैं। सारे मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक से समझते जाओ। देखो बोर्ड एग्जाम में लास्ट टाइम में यही सारी चीज़ें रिवीजन में काम आती हैं, अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे
तो आपको आगे चल के जब आप बोर्ड एग्जाम में लास्ट टाइम पे पेपर के एक दिन पहले 2 दिन पहले रिवीजन करना है, आराम से आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं, जो मैंने नोट्स में लिखा है एक नज़र मार के जाइएगा, आपके फॉर्मूले रेडी हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? और ये सुविधा आपके हर चैप्टर पे मिलने वाली, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट। इक्वल मैट्रिक्स नाम से भी सिंपल है देखो, बट इसको समझ लो एक बार। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है भाई कि आपका जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज करो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स बी है, और दोनों मैट्रिक्स का सबसे पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए। इट मीन्स अगर यहाँ पे 2 × 3 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 2 × 3 होना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ भी सेम टू सेम ए बी सी डी ई एफ। इट मीन्स अगर अंक से या डिजिट से इसको समझें तो यहाँ 1 2 3 लिखा है, यहाँ -1 2 3 लिखा है, तो यहाँ भी सेम टू सेम लिखा होना चाहिए 1 2 3 -1 2 3। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स, जो पूरी तरीके से सेम टू सेम होता है। मतलब हर एलिमेंट्स की जो मान लो पोजीशन है 1 1 की, जो पोजीशन है दूसरे एलिमेंट्स की जो 1 1 की पोजीशन वाला एलिमेंट्स है वो सेम हो, माइनस भी सेम हो, प्लस भी सेम हो, सब कुछ सेम टू सेम होता है, तो उसे बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ऐसे दो मैट्रिक्स जिनके सारे एलिमेंट सेम टू सेम हो। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ हैव सेम ऑर्डर। ऑर्डर भी सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो बेटा, इनका क्या हो? ऑर्डर भी सेम हो, और उनके सेम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग का मतलब समझो, यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है करेस्पॉन्डिंग। तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब बेटा ये होता है, जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा है, 4 5 6 लिखा है, और इसमें लिखा है 6 5 4 1 2 3। अब आपको कह दिया जाए सर इसमें भी 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 1 से 6 एलिमेंट है, तो इसे इक्वल है, इसको हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? तो नहीं बेटा, देखो इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? 6। इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये संगत, जानते हो संगत, जिसकी जैसे जो इसकी पोजीशन है वही इसकी पोजीशन, मैंने जो अभी चर्चा की थी, इसको करेस्पॉन्डिंग बोलते हैं। 1 और 6 इक्वल नहीं है, तो दीज मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। इनके सारे एलिमेंट्स जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है। समझ गए? इक्वल मैट्रिक्स भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे मैट्रिक्स के जिसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, और सुन के आपको बहुत डर लग रहा होगा। बहुत इसका इजी तरीका है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो इसको जो थ्योरेटिकल फॉर्म में होता है वो समझ लो, कि इसकी ट्रिक बताते हैं, आप देखते ही समझ जाओगे कैसे इसको समझना है। देखो भाई, एक होता है सिमेट्रिक, क्या होता है? एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर कहीं पे ए आई जे लिखा है इज इक्वल टू ए जे आई हो, ध्यान से समझना। सपोज करो जैसे मैंने कोई एलिमेंट लिया 1 2, तो ये एलिमेंट अगर 2 1 के इक्वल हो जाता है, ऐसे एलिमेंट्स जैसे 1 2 इक्वल टू 1 हो जा रहा है, तो उस ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ध्यान देना है कैसे होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ये ध्यान देना। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक, 2 3, ऐसे करके 1 2 3 लिखा, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे लिखा 3, और यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिख दिया 4। अब समझो ये क्या, इसको पूछेंगे क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो चेक कर लेते हैं भाई ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आपको डायगोनल वाले चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें सेम टू सेम अपने आप आएगा। सर कैसे? जैसे आप A11 चेक करेंगे तो A11 इक्वल 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे I और J क्या है बेटा? इक्वल है, तो I को J के प्लेस में रखो या J को I के प्लेस में रखो, बात तो वही हो जाएगी। इसलिए आपको डायगोनल वाले चेक नहीं करना। यहाँ पे 2 2 के साथ भी वही रूल होगा, और यहाँ पे 3 3 के साथ भी वही रूल होगा। तो चेक करने के लिए आपको इनके अलावा चेक करते हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं। देखो, अब हमें चेक करना है A12 इक्वल होना चाहिए A21 के। चेक करते हैं A12 यहाँ पे बताओ, तो A12 हमारा 2 है, A12 2 है। A21 बताओ, तो A21 हमारा क्या है? 2 है। तो देखो दोनों इक्वल हो गए।
इट मीन्स कि ये सिमेट्रिक है। आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम टू सेम आएगी, इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब मैंने बोला था कि पहले इसको समझ लो, इसका मतलब जान लो, फिर मैं इसको बताऊंगा आप खुद से भी इसको कैसे लिख सकते हैं, और डायरेक्ट आपको देखना है कैसे, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ए आई जे इक्वल ए जे आई, यही सब करते रहेंगे क्या, है ना। तो देखो भाई, इसके लिए क्या करना है आपको, सिमेट्रिक अगर समझना है, कोई भी एग्जाम्पल आपको खुद से लिखना है या फिर सामने वाला कोई एग्जाम्पल दिया उसे हमें बताना है, तो ध्यान दो, एक ट्रिक होती है, वो भी इसी से बना है, कोई मैंने खुद से नहीं बनाया। यहाँ पे जैसे एलिमेंट्स, डायगोनल वाले एलिमेंट्स कुछ भी लिखे उनको भूल जाना है। डायगोनल एलिमेंट से हमसे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 0 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, √3 √5 √6 कुछ भी, ठीक। हमें डायगोनल से कोई लेना देना नहीं है सिमेट्रिक में। तो फिर सर क्या करेंगे, इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा, सपोज करो यहाँ पे एलिमेंट्स है 2, तो इसके जैसे देखो, इसका अगर हम क्रॉस बनाएंगे तो इनके जो एरो बनाएंगे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी 2, ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ से अगर एरो बनाएंगे तो ये एरो बनेगा, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। फिर लास्ट एरो यहाँ पे बनेगा, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इट मीन्स अगर इसको हम यहाँ पे बनाएं तो ये बनेगा ABC 2 2 3 3 एंड 5 5। तो अब समझ में आप लोग को आ जाएगा कि देखते ही आप बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। समझ के बाद को मैंने क्या कहा, आपको ये देखना है ये सेम है क्या, ये सेम है क्या, ये सेम है क्या, और साइन के साथ सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता ये 2 ये -2, वो फिर इक्वल कैसे होंगे, इक्वल तो होंगे नहीं। सिमेट्रिक में यही देखने का तरीका है, आपको तुरंत ही सिमेट्रिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर बहुत आप फास्ट बोल के पढ़ाते हैं या फिर आप बीच में थोड़ा स्लो बोलिए, कुछ भी आपकी जो भी समस्याएं वीडियो के रिगार्डिंग हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, उससे आप लोग का भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके, आप क्रिटिक्स कमेंट भी करेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको भी देखूंगा, पढ़ूंगा और उनसे सीखने की कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट ज़रूर करिए और बताइए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सबका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो अगला देखो भाई क्या करना है। अब लिखा हुआ है सिमेट्रिक तो हो गया, मैंने बताया यहीं पे जो परिभाषा डेफिनेशन में समझा रहा हूँ सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, बस आपको देखना है, मैंने इसलिए साइड में लगा रखा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये भी समझ लो। एक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक बेटा इसमें क्या होता है, ए आई जे इक्वल होता है -AJI, बस सिंपल। ए आई जे इक्वल होता है -AJI। अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब सिंपल जैसे उसमें था वैसे इसमें सारे रूल्स अप्लाई होंगे सब कुछ, तो सर इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये भी पहली बात तो ये समझो कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें याद रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, इसमें जो डायगोनल आपका होगा, जो भी आपके डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे बेटा, तो वो सब 0 होंगे। क्या होंगे, 0। जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0। ऐसा क्यों होता है वो भी समझा देंगे आपको। डायगोनल के एलिमेंट्स आपको सबसे पहले 0 लिख देना है, ठीक है सर। फिर यहाँ पे अगर आपने लिखा ई, या फिर कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसे नहीं, आपने अगर यहाँ पे लिखा 2, तो मैंने कहा इसमें अगर एरो बनाएंगे तो माइनस लगा के लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना होगा, -2। यहाँ पे आपने लिखा 3, तो बिल्कुल एरो बनाइए, कहाँ पे एलिमेंट्स जाएंगे, तो यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे -3। यहाँ पे आपने लिखा 5, तो एरो बनाइए, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएगा -5। इनको बोलते हैं बेटा स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक साइन के साथ इक्वल होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में अगर प्लस है एलिमेंट में तो उसके सामने वाले एलिमेंट्स माइनस में होना चाहिए, और इसका डायगोनल 0 होना चाहिए। डायगोनल क्या होना चाहिए, 0। बस यही लिखने का तरीका है। डेफिनेशन आपको PDF में मिल जाएगी, बट आप समझिए कैसे आप देख के बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे एरो बनाएंगे, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे एरो बनाएंगे, तो 2 का -2 लिखा हुआ है, 2 का -2 स्क्यू सिमेट्रिक में। यहाँ देखो डायगोनल देखो, सबसे पहले 0 कर दिया, उसके बाद यहाँ एरो A है तो -A, B है तो -B, C है तो -C। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। स्क्यू सिमेट्रिक बहुत सिंपल था,
और इसको समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी था, चीज़ें और बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? ठीक। अब अगला लिखा हुआ है बेटा इनवर्टिबल। क्या लिखा हुआ है? इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, सपोज करो एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स हैं आपके पास कोई भी, एक मैट्रिक्स आपका ए है, फर्स्ट मैट्रिक्स यू हैव वन, ए मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी है, ये मैट्रिक्स है और ये भी बी मैट्रिक्स है। आपने ए क्रॉस बी या ए मल्टीप्लाई बी निकाला और बी मल्टीप्लाई ए निकाला, दोनों इक्वल हो गए और दोनों किसके इक्वल हो गए बेटा? यूनिट मैट्रिक्स के। किसके इक्वल हो गए? यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो मैट्रिसेस ए बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ऐसे में क्या बोल सकते हैं हम? जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हम बोल सकते हैं बेटा कि जो ये मैट्रिक्स हैं इसका मतलब होता है ए जो है बी का इनवर्स होगा, ए जो है बी का इनवर्स होगा या ए इनवर्स होगा बी का, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ये तो मतलब ए और बी एक दूसरे के आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्स हो जाते हैं। ये बात समझाना चाह रहा था मैं आपको, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इनवर्स हो जाएंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है, आप कोई भी दो मैट्रिक्स लीजिए, उनको सॉल्व करने पे a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए, दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो यूनिट मैट्रिक्स मिल जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इन्वर्टिबल होते हैं, मतलब इनवर्स होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं, वही लिखा हुआ है। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। अगला लिखा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये समझते हैं बेटा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये भी समझ लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखो उसके नाम से ही हो रहा है, ट्रांसपोज का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर, और पोज मतलब पोजीशन। पोजीशन को अगर ट्रांसफर कर दें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे भैया? ये भी समझते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब, सपोज करिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर पेयर या कुछ ऐसे लिखा हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे करके आपके पास कोई मैट्रिक्स है। आपको ए डैश चाहिए, ए डैश लिखिए या फिर ए के ऊपर टी लगा दीजिए, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसे ए डैश भी बोल सकते हैं या फिर उसे बोलते हैं ए के ऊपर टी लगा देना। ठीक है, आप लोग वीडियो कैसा लगा, उस कितना आपके लिए प्रॉफिटेबल है, कितना आपके लिए अच्छा वीडियो है, सही है, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, क्या वीडियो के एडवांटेज हैं आपकी नज़र से, तो वो सब आप ज़रूर मुझे बताएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि आपको रो कॉलम में चेंज करना है। रो कहाँ पे? कॉलम में, और कॉलम को रो में। कॉलम को कहाँ पे? कॉलम को रो में। ऐसे करके आपको चेंज करना है। अब कैसे चेंज करना है वो समझा दें। यहाँ पे इसको देखो भाई, ये वाली जो इसकी कॉलम है बेटा, इसको रो बना दीजिए। तो यहाँ पे रो बना दीजिए, इसको ए डी जी, इसको हमने ऐसे बना दी। फिर सेकेंड वाली कॉलम को रो बना दिए, तो हमने इसकी सेकेंड वाली कॉलम को रो बनाया बी ई एच। फिर इसकी थर्ड वाली कॉलम को आप रो बना दीजिए सी एफ आई। ये हो गया बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। आपने ए मैट्रिक्स का क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया। क्या कर दिया आपने? ट्रांसपोज कर दिया मैट्रिक्स का। इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। समझ गए ना? इसको उठा के देखो, मैं और अच्छे से अगर समझाना चाहूँ तो ये जो आपका ये है, ये आपने उठा के ऐसे रख दिया। फिर ये कॉलम 2 को उठा के रो 2 बना दिया। कॉलम 3 को उठा के आपने रो 3 बना दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया। चलो भाई अगला बताते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स सबको समझ में आ गया ना? नेक्स्ट आ जाओ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लिखें। देखो समझो एक बात, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका आपने ट्रांसपोज किया, ठीक, फिर से ट्रांसपोज किया, तो वो मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? एक एग्जांपल छोटा सा लिखो, ए बी सी डी।
अब इसका ट्रांसपोज करो बेटा, एक बार ये लिखा हुआ है ए, तो ए डैश निकाल रहे हैं हम लोग, ए डैश निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए सी यहाँ पे आ जाएगा, ए सी और बी डी, बी डी आ गया। फिर से ए डैश का हम फिर से ए डैश का डैश निकालेंगे, तो इस मैट्रिक्स को चेंज करेंगे, चेंज करके क्या आएगा, ए यहाँ है, बी यहाँ, सी यहाँ और डी यहाँ। तो देखोगे अगर तो ये फिर से ए आ गया, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी में लिखा होगा ए डैश का डैश अगर निकालना है तो वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ऐसे ही आप अगर चेक करेंगे ए प्लस बी का डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश, ए बी का डैश निकालना है तो बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश, दोनों आप लिख सकते हैं। समझ गए ना बात को, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें, अगला दिया हुआ है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। देखो तीनों एक साथ समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है और यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे बनना स्टार्ट होते हैं। पहले समझते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सपोज करो एक कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी ए, हाँ ठीक है, ए बी सी डी, दो मैट्रिक्स मैंने ले लिया। इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 × 2 होगा, इसका भी ऑर्डर होगा 2 × 2। तो सबसे पहले एक रूल याद रखो कि जब भी हमको एडिशन करना है तो ऑर्डर ऑफ ए एंड बी सेम होना चाहिए। अगर आपका ए का ऑर्डर जो भी दिया हुआ है और बी का जो ऑर्डर दिया हुआ है अगर वो सेम नहीं है तो मैट्रिक्स का एडिशन हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एडिशन करना है, सिंपल ऐड करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। ए को ए के साथ ऐड करेंगे, बी को बी के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, सी को सी के साथ ऐड करेंगे। मैंने सेम सेम लिया, अलग अलग करके भी दिखा रहा हूँ, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। डी को डी के साथ ऐड करेंगे और यहाँ पे ए प्लस बी अगर हमको ऐड करके बताना है तो हम लोग बोलेंगे ए प्लस बी इक्वल, ए प्लस ए लिख दो, ए प्लस ए ब्रैकेट, बी प्लस बी लिख दो, बी प्लस बी लिख दिया ब्रैकेट, ब्रैकेट जरूर लगा लेना जिससे कंफ्यूजन ना हो। सी प्लस सी लिखा और यहाँ पे डी प्लस डी लिखा। इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस ए 2a 2b 2c एंड 2d। अब जैसे आप मैथ्स में आप सिंपल जो भी आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं तो ऐसा अगर लिखा हो 2x + 2y तो आप 2 से कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं होगी। बट ध्यान देना, जैसे वहाँ पे आप लोग क्या ध्यान देते हैं 2x + 2y, जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों में 2 का मल्टीप्लाई है तब आप कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सारे एलिमेंट्स में सेम नंबर है या नहीं है, तो आप उसको बाहर निकाल के ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगभग सेम टू सेम होता है, सेम रूल जो आपके एडिशन के लिए हैं वही सेम टू सेम रूल आपके सब्ट्रैक्शन के लिए भी होते हैं। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ आपको, उसमें नंबर्स चेंज कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो भाई, अगला एग्जांपल हम लेंगे जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। लाइट चली गई क्या सर? ठीक है, तो एक हमारे पास मैट्रिक्स है, कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा, ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमने लिखा 4 5 6 7 8 9। दूसरा मैट्रिक्स बी हमने ले लिया, उसमें हमने लिया 3 4 5 6 7 8। दो मैट्रिक्स हैं, अब हमसे बोला गया है a माइनस बी फाइंड करने को, मतलब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। वही रूल, सबसे पहला रूल, अगर यहाँ पे 2 × 3 इसका ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर होना चाहिए 2 × 3। तो हमने चेक किया दोनों का ऑर्डर सेम है, पहली चीज समझ गए, हमने मैट्रिक्स में देखा कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम टू सेम, ठीक। दूसरा हमें क्या करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बारे में ही चर्चा करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बारे में ही चर्चा करना है, ठीक है। तो 4 से 3 माइनस करना है, लिखेंगे 4 - 3 ब्रैकेट, 5 से 4 माइनस करना है ब्रैकेट, उसके बाद 6 से 5 माइनस करना है ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए लगाइएगा जिससे प्लस माइनस में कोई भी गड़बड़ी ना हो। फिर यहाँ पे क्या करना होगा 7 - 6, फिर करना होगा 8 - 7, फिर यहाँ पे आएगा 9 - 8। ये मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ, है ना, मैट्रिक्स में सब, सॉरी सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे करके सिंपली आप इसको
सॉल्व कर सकते हैं। सब में देखो माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 1 1 1 1 1। ये हो गया a माइनस बी। अब आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि a माइनस बी इक्वल बी माइनस ए होगा क्या। तो यहीं से आप देख सकते हैं, अगर a माइनस बी कर रहे हैं तो सम में +1 आ रहा है ना, और b माइनस वन ए कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसलिए आपको बोलना है कि नहीं, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। समझ गए। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें ये वैल्यू सेम आ सकती है। कब? जब A मैट्रिक्स दिया हो उसके सारे एलिमेंट सेम हो, B मैट्रिक्स दिया हो उसके भी सारे एलिमेंट सेम हो, या दो इक्वल मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दोनों इक्वल मैट्रिक्स A माइनस बी और B माइनस ए की वैल्यू सेम आएगी। ये बात आप लोग समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। अब इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। को ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, बट कुछ चीज़ें अगर ध्यान नहीं दोगे तो करने में मुश्किल लगेगा आप लोग को। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, इसको थोड़ा आराम आराम पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सपोज करो कि आपको कोई भी, पहले मैं समझाता हूँ, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे 2 × 3, तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक, दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा मैट्रिक्स। देखो पहली चीज़ ये याद रखो, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसके जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा नहीं है तो वो दोनों मल्टीप्लाईज पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, याद रखना कि नंबर ऑफ जो आपके, नंबर ऑफ जो कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ रो जो होगा सेकेंड मैट्रिक्स का, अगर वो इक्वल नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स का अभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे तुमको दिख गया यहाँ पे 3 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें भी स्टार्टिंग रो जो हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी, रो 3 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रो 3 आएगा। उसके बाद कॉलम कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया इसका रो और कॉलम दोनों 3 हो गया। बट यहाँ पे देखना, ये 3 है तो इसका रो 3 है क्या, 100% 3 होगा तभी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एलिमेंट्स हमने लिखना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब हमें निकालना है a मल्टीप्लाई b। पहली चीज ध्यान देना, a मल्टीप्लाई b कभी भी करना है तो हमें करना है रो मल्टीप्लाई कॉलम। क्या करना है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। अब ध्यान दो भाई, इसकी जो रो होगी इससे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इसका रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेंगे। ये ध्यान देना, करेस्पॉन्डिंग का मतलब a का 1 के साथ, b का 4 के साथ एंड c का 7 के साथ। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ प्लस लगा के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, समझना ध्यान से। a का 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, तो a होगा। ठीक है, प्लस लगा देंगे। b का 4 के साथ मल्टीप्लाई 4b होगा, प्लस लगाएंगे। फिर c का 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 7c होगा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। सेकेंड एलिमेंट में अगर हम जाएंगे तो फिर वही से, देखो रो वही होगा, कॉलम चेंज हो जाएगा, रो 1 कॉलम 2 हो जाएगा। कॉलम कौन सा हो जाएगा, 2। तो इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले के लिए, तो a का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2a आ गया, प्लस लगाएंगे। b का मल्टीप्लाई 5 के साथ कितना आ जाएगा, 5b हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। c का मल्टीप्लाई 8 के साथ 8c हो गया, प्लस लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके ये सेकेंड आपका एलिमेंट्स लिख गया। थर्ड एलिमेंट्स के लिए रो वही रहेगा। अच्छा, ये रो वही रहेगा, इसका मतलब क्या है, देखो अगर ध्यान से देखो तो इसको ऑर्डर में ये रो 1 ही तो चल रहा है। आप सारे एलिमेंट्स कहाँ लिख रहे हैं, ये रो 1 में है, ये भी रो 1 में है, और ये वाला भी रो 1 में आएगा। कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो उसमें भी चेंज करते जाइए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला फिर से कहाँ,
शायद आवाज़ चली गई थी, वॉइस नहीं थी, इसीलिए फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से कट हुआ। अभी पता चला तो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ से एक क्रॉस भी फिर से समझा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके पहले आवाज़ आई होगी। तो इसमें देखो ध्यान देना होता है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मैंने थोड़ी देर पहले समझाए थे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है कि आपको पोजीशन के साथ एलिमेंट्स जो लिखे होते हैं, जैसे A11 है तो A11 के बराबर होना चाहिए ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बताया कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करते हैं, रो 1 मल्टीप्लाई कॉलम 1, रो 1 मल्टीप्लाई कॉलम 2, रो 1 मल्टीप्लाई कॉलम 3, ठीक है। ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है। वॉइस अगर आ गई थी तो ठीक है, नहीं आई तो एक बार फिर से सुन लो। ए का 1 के साथ, बी का 4 के साथ, सी का 7 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, प्लस लगाते जाएंगे, ठीक। फिर सेम रो 1 मल्टीप्लाई कॉलम 2, ए का 2 के साथ, बी का 5 के साथ, सी का 8 के साथ मल्टीप्लाई प्लस लगाकर। थर्ड, अब यहीं से आवाज़ शायद गई थी तो सुन लो। ए का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 3A आया, प्लस लगा दिए। बी का मल्टीप्लाई 6 के साथ 6B आ जाएगा, प्लस लगाएंगे। सी का मल्टीप्लाई 9 के साथ 9C हो जाएगा, प्लस लगा के, ठीक। तो पहली रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेम प्रोसेस आपको सेकेंड रो के लिए करना है, सेम प्रोसेस आपको थर्ड रो के लिए करना है, बस ऐसे ही करते जाना है। तो मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। अब हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई, तो रो 1 से कोई मतलब नहीं है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा, रो 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। और कॉलम 1, डी का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो डी आ जाएगा, प्लस लगा देंगे। ई का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, 4E आ जाएगा। एफ का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, प्लस 7F हो जाएगा, ठीक। सेम टू सेम वैसे ही कर दिए मैंने। सेकेंड वाले में देखो, डी मल्टीप्लाई 2 करोगे 2D आ जाएगा, प्लस ई का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 5E आ जाएगा, सॉरी 5B आ जाएगा, 5B नहीं 5E, सॉरी 5E आ जाएगा। एफ का मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे तो प्लस 8F आ जाएगा। फिर थर्ड वाले के साथ कराना है, डी का मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ, तो डी का 3 के साथ 3D आ गया। ई का मल्टीप्लाई 6 के साथ प्लस 6E आ गया। एफ का मल्टीप्लाई 9 के साथ प्लस 9F आ गया। और यहाँ पे मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है A क्रॉस B का। अब अगर यहाँ पे कोई डिजिट होता तो मल्टीप्लाई करके प्लस करके फिर उसका आंसर कुछ अलग आता, बट यहाँ पे कुछ ऐड और माइनस नहीं होगा, तो इसका आंसर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है सबसे इम्पोर्टेंट कि जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के, ठीक। फिर मल्टीप्लाई करने में रो से कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, रो चेंज नहीं होगी, कॉलम चेंज होता रहेगा। फिर उसके बाद रो चेंज होगी दूसरी बार, फिर कॉलम वही ऐसे ही चेंज होता रहेगा, ठीक। जो मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एडिशन हो गया, एडिशन आपका हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, ठीक। यही सारी चीज़ें मैंने PDF में नोट करके लिख दी। देखो फिर क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में लिखा है जो मैं अभी समझा रहा था। देखो इसमें एकदम मैंने बताया रो 1 मल्टीप्लाई कॉलम 1 पूरा ऐसे करके उसकी पोजीशन के साथ लिखा हुआ है। फिर देखो मैंने कहा अगर यहाँ पे कोई डिजिट होते, एग्जाम्पल में इसमें डिजिट लिया था तो इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा, प्लस माइनस करके आंसर दे दिया है। सम अदर एग्जाम्पल में देखो क्या है, अगर a बराबर कुछ वैल्यू दी है 2A पूछा है तो 2 का मतलब 2A का मतलब हर एक एलिमेंट में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 2A पूछा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। A/2 पूछा है मतलब सारे में आपको जितने भी एलिमेंट्स आपके दिए हुए हैं उसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, 2 से सब में डिवाइड कर देना है, यहाँ पे आ गया। तो देखो आपका ये वाला मैट्रिक्स का भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसमें भी आपको सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। इसमें सारे आपकी प्रॉपर्टी लिख दी है, सारे रूल्स लिख दिए हैं, सारे थ्योरम लिख दिए हैं। अब आप जाइए और चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करिए। फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, इसके क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।